सुप्रभात उत्तराखंड, आपके साथ मैं हूं भारती सकलानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी में हुए बस हादसे की। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर नालू पानी हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। सुबह 6 बजे से ही 16 शव CHC पहुंचाए गए हैं। चिन्याली सौंड में वहां पर पहुंचाए गए हैं इन शवों को, और मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले सभी मृतक थे। सुबह 6:30 बजे से फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है और 16 शव अभी तक निकाले जा चुके हैं। CHC चिन्याली सौंड पहुंचाए गए हैं ये शव। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 23 लोगों की मौत हो गई नालू पानी में हुए इस हादसे में। उत्तरकाशी के नालू पानी में दर्दनाक हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग इंदौर के रहने वाले थे। इस रिपोर्ट को आप देखिए। इंदौर से 4 धाम यात्रा पर निकले लोगों को क्या पता था कि ये उनका आखिरी सफर होगा। ये लोग 12 मई को इंदौर के बेटमा से 52 सीटर बस से देहरादून रवाना हुए थे। बस में 52 लोग सवार थे, जिनमें से 18 लोग इंदौर के बेटमा के रहने वाले थे। बाकी आसपास के गांव के लोग थे। ऋषिकेश से इन यात्रियों ने RK टूर एंड ट्रेवल्स की एक मिनी बस की, जिसका नंबर UK 12 PB 0037 था। ये बस नालू पानी के पास भागीरथी नदी में गिर गई, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि बस में करीब 29 लोग सवार थे। हादसे में घायलों के नाम: जितेंद्र 27 साल, पुत्र अंबाराम, बिम्बुआकीरा इंदौर; भागीरथ 75 साल, पुत्र भीमासी राम बतेवा, जयपालपुर इंदौर; संजू देवी 52 साल, पत्नी भैरव सिंह, धार; लक्ष्मी देवी 45 साल, पत्नी रामचंद्र बतेवा, इंदौर; बलराम 24 साल, पुत्र सेवाराम, देदिया दिबलपुर, इंदौर; कुमारी भावना 17 साल, पुत्री सत्यनारायण बतेवा, इंदौर; सीताभाई चौहान 65 साल, पत्नी सेवाराम, देदिया, इंदौर। हादसे की जानकारी लगते ही SDRF, जल पुलिस, ITBP, DM, SP मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। घायलों को तुरंत चिन्याली सैन अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के तुरंत बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। उत्तरकाशी हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी। उत्तरकाशी का हेल्पलाइन नंबर है 094-11112976। SP उत्तरकाशी का मोबाइल नंबर है 094-11112733। DIG कार्यालय दून में ले सकते हैं जानकारी। हादसे के तुरंत बाद उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। CM ने हादसे पर दुख जताते हुए रेल मंत्री से मृतकों के शवों को लाने के लिए स्पेशल कोच की मांग की है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दुख जताते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। बहुत दुखदी और हृदय विदारक घटना है। तीर्थ पर लोग गए हुए थे और ये हादसा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी की, वहां के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, उत्तराखंड के रेल मंत्री जी से भी बात हुई है। अभी प्रारंभ रूप से जो घायल हैं उनका ठीक उपचार हो जाए, वो सकुशल घर आ जाए, इसकी चिंता लगातार की जा रही है। इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार साथ में खड़ी हुई है। नंबर भी जारी कर दिए गए हैं संपर्क के लिए। पानी का बहाव तेज होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ शवों को नदी से निकाल लिया गया है, लेकिन बाकी के लिए रेस्क्यू अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।
तो 24 लोगों की जान चली गई इस दर्दनाक हादसे में, जो ताज़ा अपडेट हमारे पास आ रहा है। और इसके अलावा 6 लोग अब भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। चिन्यालीसौड़ CHC में रखा गया है शवों को। अभी तक 16 शव अभी तक बाहर निकाले जा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया है। जैसे ही उजाला हुआ सुबह के 6:30 बजे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। इंदौर के रहने वाले थे सभी लोग और ये दर्दनाक हादसा हो गया। उत्तरकाशी में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। नाम हमने आपको बता दिए, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। जो लोग अपने परिजनों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं वो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। नाम हम आपको लगातार बता रहे हैं। जितेंद्र 27 वर्षीय पुत्र अंबाराम, ये वो मृतकों के नाम है। 16 शव अभी तक बाहर निकाले जा चुके हैं। 24 लोगों की जान चली गई है इस दर्दनाक हादसे में। नालू पानी में यह हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी हुई मिनी बस भागीरथी में गिर गई और बताया जा रहा है कि 29 यात्री इसमें सवार थे, जिसमें से 24 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे सभी। जैसी सूचना मिली उसके बाद SDRF, जल पुलिस, ITBP, DM, SP सभी लोग मौके पर पहुंच गए थे। राहत बचाव कार्य वहां पर शुरू हुआ, लेकिन अंधेरा होने की वजह से राहत और बचाव कार्य को वहीं पर रोक दिया गया। अब जैसे ही सुबह हुई है वैसे ही दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू किया गया है। हरीश थपलियाल हमारे सहयोगी कनेक्ट हमारे साथ। हरीश, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू हो गया है, क्या खबर कर दी गई है? क्योंकि 16 शवों को अभी तक निकाला जा चुका है। इसके अलावा और क्या कुछ चल रहा है वहां पर? कि नालू पानी के पास जो सड़क हादसा हुआ है, हरीश, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही। दोबारा से हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 16 शवों को चिन्यालीसौड़ CHC में लाया गया है। जो घायल हैं, अभी भी 6 लोग घायल हैं, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, उनका उपचार चल रहा है। इंदौर के रहने वाले थे ये सभी लोग। मिनी बस भागीरथी में गिर गई कल और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू किया गया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था। अब दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू किया गया है। सुबह 6:30 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन को फिर से शुरू कर दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। सभी लोग जो जानकारी लेना चाहते हैं अपने परिजनों के बारे में वो इस नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी जुटा सकते हैं। इंदौर के रहने वाले थे ये सभी श्रद्धालु। हादसे पर CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी दुख जताया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की मदद की घोषणा कर दी गई है। जो घायल हैं 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान भी कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज कल्याण विभाग में गड़बड़ी को लेकर CM ने सख्त रुख अख्तियार किया है। CM ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं और 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड तलब किया है। CM ने विभागीय अधिकारियों से पूछा है कि छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप में क्यों गड़बड़ी हो रही है, गरीबों की पेंशन उनके खाते में क्यों नहीं पहुंच रही है। घोटाले और गड़बड़ी की आशंका पर CM ने पिछले कई सालों का ब्यौरा तलब किया है। समाज कल्याण यानी कि ये गरीबों के कल्याण के लिए विभाग बना है और इसलिए गरीबों का पैसा, एक एक पैसा उनके पास पूरी ईमानदारी के साथ और पारदर्शिता के साथ जाना चाहिए। मैंने सारे विभागीय अधिकारियों से उसकी जानकारी ली है और जिसका भी आपके जानकारी में सारा प्रकरण आपके जानकारी में है। घोटालों की बात आ रही है, छात्रवृत्ति में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। वह स्थिति जिस से प्रचारित किया जा रहा है, क्योंकि जांच का विषय है, मैं भी कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन स्पष्ट हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस घोटाले का जो आरोप लगातार समाज कल्याण विभाग पर लगाए जा रहे हैं, कुछ अधिकारियों पर लगाए जा रहे हैं, उसको पूरी विस्तृत रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत करें। आज कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी। स्कॉलरशिप और पेंशन के नाम पर समाज कल्याण विभाग में करोड़ों के वारे नारे कर दिए गए। CM की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जब तमाम तल्ख सवाल किए तो अफसरों के होश फाख्ता हो गए। फिलहाल इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच के आदेश दे दिए गए हैं और 24 घंटे के भीतर पूरा ब्यौरा मुख्यमंत्री ने तलब किया है। देखना यह कि कौन कौन से अफसर इस पूरे मामले में बेनकाब होते हैं। कैमरा पर्सन हरेंद्र के साथ मुकेश कुमार, ETV न्यूज़, देहरादून।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परिवहन विभाग की भी समीक्षा बैठक की और इस बैठक में परिवहन मंत्री यशपाल आर्य और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने विभाग को घाटे से उबारने और यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। परिवहन निगम को घाटे से कैसे उबारा जाए, इस संदर्भ में उन्होंने सुझाव भी दिए और निर्देश भी दिए कि इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं घाटे से उबारने की, और मैं चाहता हूं कि इसमें आप लोग सभी अधिकारियों से उन्होंने कहा कि मिलकर परिवहन निगम को चुस्त दुरुस्त बनाने के साथ साथ घाटे से इस वर्ष और आने वाले वर्ष में घाटे से उबारा जाए, इसके निर्देश दिए। जून में प्रस्तावित उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियां शुरू तो हो गई है, लेकिन बजट सत्र देहरादून में हो या गैरसैंण में, इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष से इस संबंध में बात की। जून में विधानसभा सत्र होना है, जो संसदीय कार्य मंत्री जी हैं वो विधानसभा अध्यक्ष जी से बातचीत करके और स्थान नियत कर लेंगे। सामान्य तौर से शिष्टाचारी भेंट भी कह सकते हैं, और चूँकि विधानसभा सत्र जून में आहूत किया जाना है, तो उसको लेके भी मोटी मोटी कुछ बातें हम लोग की है। अभी चूँकि मोटा मान के चल रहे हैं कि सेकंड वीक में हम लोग विधानसभा सत्र आहूत करेंगे। और स्थान की जहाँ तक बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार तो वैसे मैं 6 मई को वहाँ पे मैं गया था, वहाँ का स्थिति देखने के लिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के साथ एक बार फिर हम लोग उस क्षेत्र का दौरा कर ले, तब तय करेंगे। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र की अध्यक्षता में देहरादून में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कृषि मंत्री, नीति आयोग सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में कृषि और बागवानी विकास की संभावनाओं पर देहरादून के बीजापुर में आयोजित हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई। साथ ही देश के 11 हिमालयी राज्यों को लेकर अलग से कृषि सेक्टर में नीति बनाने पर भी आपसी सहमति बनी। वहीं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने नीति आयोग के अधिकारियों के साथ मंथन के दौरान 24 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा। जब तक हम उन लोगों के विकास की बात नहीं करते, तब तक जो हमारे देश का विजन है सबका साथ सबका विकास, वो विजन हमारा अचीव नहीं होगा। ये एक बात। दूसरा ये है कि नेशनल लेवल पे एक गोल रखा गया है कि डबलिंग फार्मर्स इनकम, किसानों की आय 2022 तक 2 गुनी कैसे की जाए। राज्य में जो हम पे पोटेंशियल है उसके बारे में बहुत विस्तार से उनसे चर्चा की। आदरणीय मोदी जी का जो डबल द इनकम ऑफ द फार्मर, किसान की आय को दुगने करने का जो कंसेप्ट है, वो हमने उनसे चिंता बताई कि किसान की आय दुगना तभी कर पाएंगे जब किसान को हम खेती के से जोड़ पाएंगे। तो जो हमारे समस्याएं थी वो सारी उनसे हमारे अधिकारियों ने भी पूरा सारी बातें रमेश चंद्र जी के सामने रखी हैं। फॉरेन एक्सचेंज और टैक्स चोरी की शिकायतों के चलते ईडी की अलग अलग टीमों ने देहरादून के कई व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। नशविला रोड स्थित कुमार स्टोर्स पर ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी कर कई डॉक्यूमेंट्स को कब्जे में लिया। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट इस साल ग्रीष्मकाल के लिए गुरुवार यानी कि 25 मई को खुलने जा रहे हैं, जिसको लेकर गुरुद्वारा कमेटी तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं प्रशासन भी यात्रा को सुरक्षित संचालित करने के लिए साधनों को जुटाने में लगा है। समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्री हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर तक जाने के लिए गोविंद घाट से 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। गुरुद्वारा कमेटी द्वारा जहां गोविंद घाट घांघरिया में रहने की व्यवस्था की गई है, वहीं पुलिस महकमे द्वारा भी घांघरिया, पुलना और गोविंद घाट में पुलिस फोर्स और एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों को लगातार हो रही असुविधाएं और बसों के न मिलने की शिकायतों के बाद गढ़वाल कमिश्नर विनोद शर्मा और डीआईजी गढ़वाल पुष्पक ज्योति ने ऋषिकेश में चारधाम यात्रा से जुड़े तमाम अधिकारियों की बैठक ली है। हालांकि बताया जा रहा है कि मंडल स्तर के अधिकारियों ने अपनी नाकामी छिपाने और अपनी पीठ थपथपाने के लिए गलत आंकड़ों को पेश किया।
करीब 24 घंटे में 170-80 बसों का थोड़ा वो गड़बड़ाया सीक्वेंस, उसको भी आज हमने ये कोशिश की है कि एसडीएम सीओ यहाँ कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेंगे कि 2016 में बद्रीनाथ धाम में आज इतने ही दिनों में, इतने ड्यूरेशन में 1,61,899 लोगों ने दर्शन किए थे, जबकि आज की डेट तक 2,23,949 लोग दर्शन कर चुके हैं। इसी तरह से केदारनाथ जी में जस्ट डबल फिगर हो गया है। लास्ट ईयर 85,457 लोगों ने दर्शन किए, इस बार 1,74,860 लोगों ने दर्शन लाभ प्राप्त किए हैं। ईटीवी के कैमरे में जंगल में झाड़ियों में छुपता हुआ गुलदार कैद हुआ है। तस्वीरें हैं यमकेश्वर के नीलकंठ की, जहां ये गुलदार गांव के पास झाड़ियों में छिपा हुआ है। आपको बताएं कि यमकेश्वर में कई बार गुलदार लोगों पर हमले कर चुका है। गुलदार गांव के पास की ही झाड़ियों में छिपा रहता है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ईटीवी आपको दिखा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। कुछ और खबरों के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ईटीवी से खास बातचीत में कहा कि जल, तेल और ऊर्जा को संरक्षित करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार कुछ भी गलत करेगी उससे हम जवाब जरूर लेंगे। उत्तराखंड में भी काफ़ी स्रोत हैं, उस चीज़ को बचाने का प्रयास भी आपने किया। ऊर्जा संरक्षण के लिए तो एक राष्ट्रव्यापी, विश्वव्यापी अभियान चल रहा है। जल के संरक्षण के लिए भी जागरूकता है लोगों में, लेकिन जितना एफर्ट्स होना चाहिए और फिर जल का संरक्षण और संग्रहण किन क्षेत्रों में हो उसको भी समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैंने यहाँ भी कहा कि जो मध्य हिमालयी क्षेत्र है जहाँ से सारी नदियों का उद्गम होता है, वहाँ हमको फोकस करना चाहिए ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जल का, जो बरसाती जल है, उसका संग्रहण हो सके। क्योंकि हमारे देश के पास पीने के पानी का जो कुल हिस्सा है वो दुनिया के अंदर जितना है उसका केवल 4% भी नहीं है, 4% भी पूरा नहीं है। आबादी हमारे पास 17-18% है और निरंतर बढ़ती जा रही है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम जो है पानी जो उपलब्ध है पीने के लायक, जो चाहे आसमान से आ रहा है चाहे वो स्रोतों के रूप में आ रहा है, उस सबको संग्रहित करें। सर, एक चीज़ और है कि उत्तराखंड सरकार को अभी लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गया, कितना प्रभावित दिखते हैं आप इनके जो कार्य हो रहे हैं? देखिए, मेरा अपना मानना है कि किसी भी मुख्यमंत्री का मूल्यांकन 2-3 महीने में नहीं होता है। एक 6 महीने, साल भर के बाद मूल्यांकन करेंगे, लोग अवश्य करेंगे। हाँ, कहीं न कहीं पर जहाँ पर आप नीतिगत गलतियाँ कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो राज्य के हित में नहीं हो रही है, तो हम उन सवालों को ज़रूर उठाते हैं। और वो सवाल इसलिए नहीं उठाते हैं कि सरकार गलत है या मुख्यमंत्री गलत है, इसलिए उठाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं उन गलतियों को दुरुस्त करें। ये मोदी फेस्टिवल बनाया जा रहा है 3 साल होने पर केंद्र सरकार का, इसको किस रूप में लेते हैं? भैया, मनाने का तो उनको हक है, मगर बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कही हैं, बड़ी बड़ी बातें भी कही हैं, लेकिन ज़मीन पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा अभी उतरता हुआ। ना रोजगार के क्षेत्र में है, ना कृषि के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि दिखाई दे रही है। किसानों के अच्छे दिन भी अभी नहीं आए, रोजगार भी नहीं बढ़ा है, महंगाई पर नियंत्रण नहीं हुआ है। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। कैमरामैन रमेश के साथ मैं अक्षय राय, ईटीवी न्यूज़, दिल्ली।